हमदर्द सकोई भाग 9.0 प्रिल्यूड रिटन बाय एनालोन कृष्णा। इस कहानी के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो हम जानते हैं वो बस हमारा अजम्पशन होता है, जो हम देखकर, सुनकर या समझकर बनाते हैं वो कंप्लीट सच नहीं होता। इसलिए अपनी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को हमेशा ग्रो करने की कोशिश करते रहें। नाउ वी कंटिन्यू टू द स्टोरी। हमदर्द सकोई भाग 9.0। झील के किनारे बैठा सतीश राजेश को बोला, जानते हो, इस दुनिया में अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग तरह से खुद के अकेलेपन, यूं कहूं तो अधूरेपन को दूर करने का तरीका खोजा है, मगर आज फिर भी हम सभी के होने के बावजूद इतना अकेलापन महसूस करते हैं। स्केचिंग करते हुए राजेश बोला, हाँ बस इसी बात का तो अफसोस है। रवि बोला, तुम्हें नहीं लगता कि, इशारा करते हुए, यहाँ ये लाइन थोड़ी टेढ़ी होनी चाहिए थी। राजेश डांटा, तुम्हें करनी है स्केचिंग? रवि, नहीं। राजेश, तो तुम मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब मत करो। कोमल उठते हुए बोली, जरा देखूं तो कितना बनाया अभी तक। राजेश और रवि दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोले, तुम वहीं रहो, फ्रेम खराब हो जाएगा। कोमल बोलते हुए स्केचिंग बोर्ड के सामने आई। अरे मैं बैठ जाऊंगी ना सेम जगह पे। उसकी नज़र राजेश के द्वारा स्केच कर रहे व्हाइट शीट पर पड़ा तो वो दोनों के कान खींचते हुए बोली, यही सब करने के लिए हम लोग को बिठाया था? सतीश हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कोमल उसे बताई, ये हमारी स्केचिंग नहीं कर रहा, बल्कि बगल में खड़ी वो लड़की दिख रही है, ये उसकी स्केचिंग कर रहा है और हमें झूठो बिठा कर रखा है। उसे आवाज़ देते हुए बोली, ए लड़की सुनो। तब तक सतीश भी उठकर आ गया। वो लड़की सामने आई और बोली, बोलो क्या बात है? कोमल आंखों से उसे शीट देखने का इशारा की। वो देखी और बोली, मेरी तस्वीर बिना मेरे कंसर्न के बनाने के लिए मैं माफ़ कर सकती हूँ, अगर मुझसे तुम ये वादा करो कि कंप्लीट करने के बाद इसे तुम मुझे दोगे। रवि बोला, इसके लिए तुम्हें दोबारा वैसे ही जाकर खड़ा होना होगा। वो लड़की बोली, कोई ज़रूरी नहीं है, स्ट्रक्चर तो मिल ही चुका है, बाकी ये कलाकार इमेजिन करके अपने ख्वाबों से रंग भर लेगा। क्यों, इतना तो कर ही सकते हो ना? आंख मारकर बोली, मेरे लिए। राजेश संकोच करते हुए बोलने की कोशिश किया, हाँ मगर। वो लड़की पूछी, मगर? राजेश बोला, तुम्हें कुछ कीमत चुकानी होगी। वही लड़की राजेश का हाथ उठाकर उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर बोली, जब कंप्लीट हो जाए तो कॉन्टैक्ट कर लेना। ये बोलकर वो जाने लगी। उसे जाते देख पीछे से राजेश बोला, अपना नाम तो तुम बताई नहीं। वो लड़की बोली, जो भी दिल को अच्छा लगे रख दो। मुस्कुराकर बोली, प्यार से, और वो चली गई। कोमल हैरान होकर बोली, ये क्या था? सतीश भी हैरानी से बोला, मुझे भी समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। राजेश बोला, इसमें इतना हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये होते ही रहता है। कोमल बोली, मतलब तुम हमेशा ऐसे किसी की भी स्केच बनाते हो और बिना किसी के कंसर्न के ये करने के कारण तुम पर भड़कने की जगह लड़कियां तुम्हें अपना नंबर देकर जाती है? राजेश बोला, हमेशा नहीं पर अक्सर। रवि बोला, ये राजेश का काला जादू है, ये इसी तरह लड़कियां पटाता है। राजेश बोला, ऐसा नहीं है। कोमल बोली, तो कैसा है? सतीश के तरफ मुड़कर, सतीश, और तुम कुछ नहीं कहोगे इस पर? सतीश बोला, इसमें मैं क्या बोलूं, ये तो अक्सर होता ही रहता है। अब पिछली बार जिस लड़की की ये तस्वीर ये बना रहा था, वो कलर बोर्ड के सारे कलर स्केच शीट पर फेंक कर स्केच खराब करके, और उसको लगा कि कुछ रह गया है तो इसके टी शर्ट पर फेंक कर चली गई। मेरे ऊपर भी फेंकने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कलर गिर चुका था तो मेरे ऊपर कुछ छींटे ही आई और मैं बच गया। रवि आगे बोला, और लास्ट टाइम जब मैं भी था और जब ये स्केचबोर्ड सेट ही कर रहा था कि एक लड़की इसको देखकर सामने आके इसको अपना स्केच बनाने के लिए बोली। राजेश बोला, अरे वो मेरे भैया की गर्लफ्रेंड की कजिन थी। रवि उसकी बात न मानते हुए पूछा, अच्छा तो तुम अपने भैया की सारी सालियों को भी जानते हो या सारी तुम्हें जानती है? राजेश बोला, अरे उस दिन भैया को भाभी से मिलने जाना था, पर रास्ते में उनके बाइक का टायर पंक्चर हो गया तो वो मुझे बुला लिए ड्रॉप करने के लिए। जब मैं गया तो वो साथ में बैठी हुई थी। कोमल बोली, तो तुम्हें कैसे पता कि वो कजिन ही है, कोई और भी तो हो सकती थी? राजेश बोला, वो अपने बारे में बताई ना, जब ये दोनों मुझे उसके साथ अकेले छोड़कर वहां से चला गया। सतीश बोला, हाँ तो मुझे क्या पता कि कौन तुम्हारी कौन है या क्या है, कोई रिलेटिव्स हो सकती है, जान पहचान की हो सकती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स वो भी तो कम नहीं है, या तुम्हारी एक्सेस, और सबको जानकर मैं करूंगा भी क्या? जब तक तुम उसका स्केच बनाते हम लोग अपना शाम तो खराब नहीं करते ना, इसलिए हम लोग निकल गए। फिर रवि कुछ बोलने वाला ही था कि राजेश उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, अब मेरी और टांग मत खींचो, तुम लोग के नज़र में तो मैं हूं ही गिरा हुआ लड़का, तो मेरे जैसे लड़के के लाइफ में ये सब तो नॉर्मल ही होता है, तो फिर ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिएक्शन देने की क्या ज़रूरत है? इसके बाद राजेश सारा सामान पैक करने लगा, जिसे देखकर कोमल बोली, स्केच तो कंप्लीट हुई ही नहीं। राजेश जवाब दिया, मैं घर में जाकर कर लूंगा।
कोमल आगे पूछी, तो तुम सच में अपनी ये स्केच उस लड़की को इस तरह दान में दे दोगे? राजेश बोला, अगर मेरे ये करने से मुझे उसे जानने और करीब जाने का मौका मिल सकता है तो हर्ज ही क्या है? सतीश बोलता है, मगर इसमें तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी कला है, यूं कहूं तो इसमें तुम हो। राजेश समझाता है, देखो, मैं ये सब दुनिया के सामने खुद को एक आर्टिस्ट के तौर पर साबित करने के लिए नहीं करता हूँ। मैं ये सब करता हूँ ताकि मैं खुद को अपनी प्रॉब्लम्स और सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट करके खुद को लाइटली फील करवा सकूं। अगर मैं इन्हें अपने पास रखता हूँ और इनसे अपनी अटैचमेंट्स को ओवरपावर करके इन्हें सैक्रिफाइस नहीं कर सकता किसी की विशेस पूरी करके उसकी खुशी के लिए, तो ये मेरी वीकनेस बन जाएंगी। मुझे वीकनेस से पालन पसंद नहीं, इसलिए मैं कभी अटैचमेंट्स भी नहीं बनाता। आखिर इसलिए ना मेरे साथ कोई अभी तक टिक पाई और सभी ने मुझे एक वक्त के बाद छोड़ दिया। सतीश राजेश के कंधे पर अपना हाथ थपथपाता है और फिर सभी वहां से चले जाते हैं। राजेश दरवाजा नॉक करता है और सतीश उसे खोलता है। सतीश देखता है कि राजेश के हाथ में एक पेंटिंग है। वो उसे देखने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है कि राजेश उसे पीछे खींच लेता है और बोलता है, अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी तैयार हो, हमें कहीं जाना है। सतीश बोलता है, हाँ, पर पहले दिखाओ तो, या मुझे इसे दिखाना ही नहीं है। राजेश सतीश के बात को मानकर पेंटिंग खोलकर उसे दिखाता है, जिस पर सतीश अपना एक्सप्रेशन देता है, ब्यूटीफुल, पर ये तो वो नहीं है जो उस दिन तुम बना रहा था। राजेश बोलता है, उसे वो नहीं चाहिए जो मैं उसकी बना रहा था, उसे कोई और चाहिए था। सतीश बोल ही रहा होता है, मगर ये तो, कि राजेश उसकी बात बीच में काटते हुए बोलता है, मुझे बनाने का मन किया तो मैंने ये बना दिया, मगर इसे मैं घर में नहीं लगा सकता, इसलिए उसे दे रहा हूँ। इसके बाद सतीश अपने कपड़े चेंज करके तैयार होता है, जूते पहनता है, बाल झाड़ता है, बुक शेल्फ से अपना पर्स उठाता है, रुमाल लेता है, एक पॉकेट कंघी और लिप वैक्स अपने पॉकेट में रखता है, कुछ चॉकलेट्स भी भर लेता है और कमरे की चाबी उठाकर राजेश के साथ बाहर आता है। सतीश दरवाजे को अच्छे से लॉक करता है और राजेश के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरता है। वो मेन गेट को खोल ही रहा होता है कि पीछे से उसकी मकान मालकिन आवाज़ देती है, मार्केट जा रहे हो? जिस पर सतीश जवाब देता है, नहीं आंटी, बस घूमने जा रहा हूँ। मकान मालकिन फिर बोलती है, अच्छा, आते वक्त मेरे कुछ सामान लेते आना ना। सतीश इस पर बोलता है, लेकिन आंटी वापस आने में काफ़ी लेट हो जाएगा। जिस पर मकान मालकिन बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं किसी और को बोलती हूँ। सतीश की मकान मालकिन ऐसे ही अपने दैनिक ज़रूरतों के काम उनके घर के रेंट पे दिए कमरों में रहने वाले बच्चों से करवाती थी। सतीश राजेश के साथ मेन गेट को सटाकर चला गया। राजेश और सतीश किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए, वहां वो अनजान लड़की अकेले बैठी हुई थी। उसे देखकर राजेश बोला, तुम अकेली हो? मुझे लगा कि तुम किसी के साथ आओगी। वो लड़की बोली, तो तुम इसलिए इसे अपने साथ लाए हो, उसे कंपनी देने के लिए? राजेश ये सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, बस स्माइल किया और उसे अपनी पेंटिंग देते हुए उसके सामने की चेयर में बैठ गया। उसे देखकर सतीश भी देखा देखी उसके बगल के चेयर में बैठ गया। उसके बाद वो लड़की वेटर को अपना ऑर्डर दी, साथ ही साथ राजेश और सतीश भी ऑर्डर दिया। वो लड़की वेटर से पूछी कि ऑर्डर सर्व होने में कितना टाइम लगेगा। वेटर बड़े ही शालीनता के साथ जवाब दिया, मैम, ओनली जस्ट 10 to 15 मिनट्स। वही लड़की धीमे स्वर में इसे रिपीट की, 10 to 15 मिनट्स, और वो पेंटिंग ओपन करने लगी। सतीश उससे बोला, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तुमने अपना नाम क्या बताया था? वो लड़की बोली, मैंने अपना नाम नहीं बताया था। सतीश पूछने ही वाला था कि तुम्हारा नाम क्या है, इससे पहले वो लड़की पेंटिंग देखकर बोली, ब्यूटीफुल। सतीश हैरान होकर बोला, तुम्हारा नाम ब्यूटीफुल है? वो लड़की पेंटिंग से बिना अपना ध्यान हटाए उसे देखते हुए जवाब दी, सबका नाम ब्यूटीफुल ही होता है। फिर सतीश को देखी, फिर राजेश को, फिर नज़र झुकाकर एक बार फिर से पेंटिंग को देखी और फिर उनकी ओर नज़र उठाकर हल्के स्माइल के साथ बोली, सुप्रिया, माय नेम इज सुप्रिया। इससे पहले कि आगे ये दोनों कुछ बोलते, वो पेंटिंग में अपनी उंगलियों को फेरते हुए उसमें की गई मेहनत को महसूस करते हुए बोली, किसी भी आर्ट में आर्टिस्ट का छवि बसता है। एक आर्टिस्ट खुद को अपने आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, इसलिए आर्टिस्ट के आर्ट से उसे और उसके व्यक्तित्व को काफ़ी हद तक समझा जा सकता है, फिर चाहे उसका वो आर्ट किसी भी फॉर्म में हो, पेंटिंग, स्केचिंग, स्कल्पचर, पोइट्री, स्टोरी, म्यूजिक, एट्सेट्रा। ये सुनकर राजेश मुस्कुराता है, जिसे देखकर सतीश थोड़ा हैरान होकर सुप्रिया को बोलता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम इससे राजेश को समझ सकती हो? क्या तुम इसे समझने या जानने के लिए ये पेंटिंग मांगी हो? क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? सुप्रिया बोली, क्यों, इंटरेस्टेड होना गलत बात है क्या? हाँ हूँ, पर वैसे नहीं। राजेश पूछा, क्या मतलब? सुप्रिया कहती है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम वुमेन्स कॉलेज। मुझे कैरेक्टर्स को जानना समझना अच्छा लगता है, बट जो स्टोरीज में मुझे पढ़ने को मिलते हैं वो राइटर्स की पर्सपेक्टिव होती है। उनका रिप्रेजेंटेशन वो अपने हिसाब से करते हैं, उनमें रियलिस्टिक टच होती है, बट वो रियल नहीं होते।
इनके अलावा वो सभी उस दौर को रिप्रेजेंट करते हैं जिस दौर के बारे में राइटर ने लिखा है। उन्हें अगर आज के वक्त से कंपेयर करूं तो वो किसी कल्पना से ज़्यादा कुछ भी नहीं, बट ऐसे किसी की पेंटिंग, स्केचिंग, पोएट्री वगैरह से मुझे उन्हें जानने का मौका मिलता है। ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। सतीश पूछता है, किसी बारिश की हल्की बूंदें, ढलते शाम की लालिमा एट्सेट्रा, उन खूबसूरत एहसासों की तरह? सुप्रिया पूछती है, तुम शायर हो? सतीश घबराकर बोलता है, नहीं। वो ध्यान भटकाने के लिए बोलता है, तो इस पेंटिंग से राजेश के बारे में क्या पता चला? सुप्रिया उसे भांप लेती है, पर उसे इग्नोर करते हुए पेंटिंग में अपनी उंगलियों को हल्के से फेरते हुए बोलती है, इसके होंठों की पतली लाइंस केयरिंग हो, आंखों की पुतलियों की शार्पनेस मन के भाव को समझते हो, उलझी बालों के शेड्स लड़कियों को काफ़ी ध्यान से देखते हो, गालों के सॉफ्टनेस उनके काफ़ी करीब भी जाते हो, कपड़े की ड्रेसिंग सेंस उनके पसंद नापसंद को भी समझते हो। तो बताओ तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? ये सुनते ही सतीश की हंसी निकल गई। राजेश बोला, एक भी नहीं। सुप्रिया पूछी, अभी नहीं या कभी नहीं? राजेश बोला, अभी फिलहाल एक भी नहीं। सतीश अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, तुम्हारा सारा अजम्पशन सही है, बस शुरू वाले में तुम मात खा गई। राजेश को किसी का भी दिल तोड़ने में कोई हिचक नहीं होती, ये कैरिंग नहीं है। सुप्रिया पूछती है, तुम अपने दोस्त को कितने अच्छे से समझते हो? सतीश जवाब देता है, तुमसे तो ज्यादा ही करीब से। इस पर सुप्रिया बोलती है, फिर भी देखो, ये मेरा दिल रखने के लिए मेरे किसी भी बात को अपोज नहीं कर रहा, ताकि मुझे बुरा ना लगे। पर तुम बेहिचक कुछ भी बोल रहे हो, फिर चाहे मैं उस पर कुछ भी रिएक्ट करूं। ये सुनकर सतीश शांत हो जाता है। सुप्रिया बोलती है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? सतीश मुंह लटकाकर बोलता है, नहीं। क्यों? राजेश बोलता है, ही कॉल्स हिमसेल्फ ही इज फीलिंगलेस। इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, ये कुछ भी फील नहीं करता। सुप्रिया सतीश की तरफ देखती है। सतीश आगे बोलता है, मुझे कुछ भी आर्टिफिशियली फील करना पड़ता है, तभी मैं कुछ रिएक्ट कर पाता हूँ। ऐसे में किसी को भी ये बोलूं कि मैं उसके लिए कुछ फील करता हूँ तो ये चीटिंग होगा ना? सुप्रिया पेंटिंग को होल्ड करते हुए पूछती है, तो तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता? सतीश बोलता है, नहीं। सुप्रिया पूछती है, तो फिर एक बात बताओ, तुम कभी अपसेट भी नहीं होते होगे? सतीश बोलता है, समटाइम्स, जब मुझे बुरा लगता है, दुख होता है। सुप्रिया पूछती है, तब तुम क्या करते हो? वेटर आता है, योर ऑर्डर मैम एंड सर। वो सर्व करके चला जाता है। तब सतीश आगे कंटिन्यू करता है, कुछ भी करने से खुद का ही नुकसान होगा ना, तो कुछ नहीं करता हूँ। सुप्रिया समझाती है, देखो, दुख पहुंचना, ठेस लगना इज फीलिंग, बट गुस्सा करना इज एन एक्सप्रेशन। सतीश पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो? सुप्रिया चम्मच उठाती है और उन्हें भी खाने का इशारा करते हुए बोलती है, you're नॉट फीलिंग लेस और हार्टलेस, you're अ इमोशनलेस। फीलिंग्स जो हम महसूस करते हैं, इमोशंस जो हम एक्सप्रेस करते हैं। तुम अपनी फीलिंग्स को अपने इमोशंस के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। सतीश बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे लड़कियों को लेकर कुछ भी फील नहीं होता। मैं वैसा कुछ भी फील नहीं करता हूँ जैसा बाकी एक्सप्रेशंस देते हैं। सुप्रिया पूछती है, तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? सतीश बताता है, मुझे गुस्सा आता है, बस यह सोचता हूँ कि कब वो मुझसे दूर जाए। मन करता है कि उसके पेट में चाकू घुसा दूं। सुप्रिया अपना एक्सप्रेशन देती है, ओप्स, अभी मेरे पेट में भी चाकू घुसाने का मन कर रहा है क्या? सतीश बोलता है, कंफ्यूज हूँ, वैसा कुछ अभी फील क्यों नहीं हो रहा? सुप्रिया समझाने की कोशिश करती है, देखो, हो सके तो मेरे बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा अनकॉन्शियसली ये हैबिट बन चुका है कि जब भी तुम्हें ये डर महसूस होता है कि कोई तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हारा दिल उससे डिस्टेंस बनाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो किसी को अपने करीब आने नहीं देना चाहता। तुम फीलिंगलेस नहीं हो, तुम्हारा दिल डरता है किसी के करीब जाने से, या फिर वो ऑलरेडी किसी का है, इसलिए किसी को अपने करीब नहीं आने देना चाहता। इस बार राजेश की हंसी निकल गई। बिल्कुल सही पकड़ी हो, इसकी बात कभी बनी नहीं, पर ये आज भी बस उसी का है। सुप्रिया समझाती है, देखो, मेरा एक सजेशन मानो, मेडिटेशन करो और अपने दिमाग को शांत करके खुद को समझने की कोशिश करो। अगर ज़रूरत है तो उससे मूव करो, जैसे लाइफ में आगे बढ़ गए हो वैसे ही इमोशनली भी। सतीश इस पर कुछ नहीं बोलता है। वो कुछ देर चुप रहकर बोलता है, पर राजेश के बारे में वो बात सच में गलत है। सुप्रिया समझाती है, देखो, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है। वो वही अज्यूम करता है जो देखता, सुनता और समझता है। एक ही इंसान एक ही वक्त में अलग अलग इंसान के साथ और अलग अलग वक्त में एक ही इंसान के साथ अलग अलग तरह से पेश आता है। तो तुम इसके बारे में सिर्फ वो जानते हो जो सिर्फ अब तक जानने को मौका मिला। वो फिनिश करके वॉशरूम जाने के लिए इन दोनों को एक्सक्यूज़ करती है।
पीछे ये आपस में खुशुर फुसुर करने लगते हैं। वो वापस आती है और राजेश को पेंटिंग के लिए थैंक्स बोलती है। पीछे से वेटर आता है और बड़े ही शालीनता के साथ आई एम हैप्पी टू सर्व यू मैम एंड सर बोलता है। सतीश बिल के बारे में पूछता है, जिस पर वेटर बताता है कि मैम ने पे कर दिया है। सतीश थोड़ा अपसेट होने वाला एक्सप्रेशन बनाता है, जिसे देखकर सुप्रिया मुस्कुराकर बोलती है, इस खूबसूरत पेंटिंग को ये छोटी सी कीमत चुकाकर लेकर जा रही हूँ। डोंट फील सैड फॉर मी, इसमें फ़ायदा मेरा ही हुआ है। और वो बाय सी यू बोलकर वहाँ से चली गई। वंस एंड इज़ ऑलवेज समवंस बिगिनिंग। ये कहानी यहाँ पर रुकती है और शेष अब अगले भाग में। नोट: वी डोंट हैव द राइट टू जज एनी अदर। आर अजम्पशंस आर बेस्ड ऑन ओनली आर एक्सपीरियंस। हम जितना काबिल होते हैं हम बस उतना ही समझ पाते हैं। कंटिन्यू यू रीडिंग और लिसनिंग थ्रू हमदर्द सा कोई भाग 9.1। इस कहानी को लिखा है एन अलोन कृष्णा ने एंड ही पब्लिश्ड इट ऑन 22 October 2021. This audiobook has generated by the help of Google AI text-to-voice model. Also read other stories of Hamdard Sakoi and explore the imaginary world of Anne Alone Krishna. For getting updates about the blog posts and more, please like and follow Anne Alone Krishna from your social accounts. Link is available in the description. अगर ये साहित्यिक रचना आपके दिल को भाई हो तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया में अपने दोस्तों तथा संबंधियों के बीच इस कहानी पर अपनी टिप्पणी के साथ ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।